एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम जून 2025 बीपीएचसीटी 137 का जो नेक्स्ट पार्ट पीवाईक्यू में होने वाला है उसको बड़े ही ध्यान से और बड़े ही मजेदार तरीके से आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से। क्या है क्वेश्चन, ये आपने 11th क्लास में ऑलरेडी अटेम्प्ट तो किया होगा, एक बार और देख लें यहाँ पर। चलो अब आपको मैं जब कोई भी क्वेश्चन या कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो कॉन्सेप्ट ना बताऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए एक बार यहां जो साउंड की बात हो रही है तो मैं आपसे पूछता हूं कि साउंड एयर में या किसी भी मीडियम में कैसे ट्रेवल करती है। तो आंसर है वहां पर छोटे छोटे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। एक तरफ मॉलिक्यूल इतने ज्यादा होते हैं कि उनके कंप्रेशन का रीजन बनता है। बोलो हाँ, बनता है कंप्रेशन का रीजन। और एक तरफ ऐसा होता है जहां पर पार्टिकल्स आपस में दूर दूर होते हैं, है कि नहीं? ये पार्टिकल दूर दूर आपस में, बिल्कुल। तो एक तरफ कंप्रेशन एक तरफ रेयरफैक्शन। क्या इसी तरीके से साउंड जो है वो प्रोपोगेट करता है ना? एक तरफ क्लोज होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, एक तरफ दूर होते हैं। ये चीज हमने अच्छे से पता है। ये चीज क्या है? उसके प्रेशर में डिफरेंस। साउंड इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते हुए आगे चलता है। अच्छा, अब जरा इस बात पे आ जाओ। राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब ये जो फॉर्मूला है इसका एक्सप्रेशन है कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया वो कैसे दिया। मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको एक फॉर्मूला और रिलेट कराऊंगा मैं। वो है किसी भी स्ट्रिंग का। देखो जैसे गिटार के तार है, वो दो किनारों से बंधी पड़ी है। उसको जब हम प्लग करेंगे तो क्या होगा? वहां से साउंड जनरेट होता है, एक होता है ना, एक साउंड जनरेट। अब मैं इस बात पर आता हूं कि यहां पर साउंड जो जनरेट हो रहा है उसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा नहीं होगी, जरा ये भी सुनो। अगर तार जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो भारी हुए तो प्लग करने पे क्या तार वो ऐसे वाइब्रेट कर पाएंगे जिससे वो साउंड पैदा करे? जितना तार में मॉलिक्यूल भारी होंगे स्पीड उतनी ही धीरे आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैवी हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो वो वाइब्रेट करके साउंड जनरेट जल्दी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, तार को मैं जितना तान के रखूंगा, तार को जितना तान के रखेंगे बोले तो जितना ज्यादा तार में स्ट्रेस होगा उतनी ही तेजी से वो वाइब्रेट करेगी। इसीलिए जब हम स्ट्रिंग के लिए स्पीड ऑफ साउंड पढ़ते हैं तो वो किस तरह से बनती है, ये फॉर्मूला उसका बनता है। और एम की जगह हम क्या लिखते हैं? मास पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, ये चीज बिल्कुल, है ना? अच्छा, अब जरा न्यूटन के इस फॉर्मूले पे आ जाओ। जब हम एयर में आते हैं तो वहां पर कंप्रेशन रेयरफैक्शन की जो प्रोसेस चल रही होती है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग मैं यहां मार्क करके लिखता हूं, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो ये प्रोसेस है कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों होती है, क्या होती है, जरा इस बात को समझो। देखो जब कंप्रेशन बना, रेयरफैक्शन बना, कंप्रेशन बना, फिर रेयरफैक्शन बना, तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। मैं नहीं कह रहा, न्यूटन का कहना था ये प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि जो इसमें हीट जनरेट होती है ना, हीट जनरेट होती है ऐसे करके, वो नेचर में एयर के थ्रू वहां पर ट्रांसमिट हो जाती है और टेम्परेचर इक्वल रहता है। ठीक है, इस वजह से मैं लिख देता हूं, इस वजह से अब वहां पर टेंशन था तो यहां पर डिराइविंग फोर्स कौन था? प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर। वहां पर मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ के लिए था, यहां मास पर यूनिट वॉल्यूम रो आ जाएगा। तो ये था न्यूटन का वो फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन्स इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये बात समझना, ये हवा में जो स्पीड थी ये उसकी बात की जाती है। लेकिन यहां पर जब हम वैल्यू को रखते हैं तो क्या आंसर मिलता है? आप बोलो फटाफट। आप बोलेंगे सर एयर का प्रेशर होता है 1.03 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, है ना? और यूनिट मत लिखो अभी।
अच्छा, एयर की डेंसिटी बोलो कितनी होती है? 1.3 के अराउंड होती है ना। डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 या 1.23 केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की नहीं पूछ रहे हम, एयर की ये होती है। वाटर की कितनी होती है? 10 टू द पावर 3। तो ये वैल्यू अगर यहाँ रखें 1.3 करके, तो क्या आंसर आएगा? जरा फटाफट कैलकुलेट कर लो। देखो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ठीक है, तो वहां पर एक 10 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, बिल्कुल आ जाएगा ना। और 10 की पावर 6 बन जाएगा। रूट से बाहर निकालोगे 10 की पावर 6 को, तो 2 से डिवाइड कर दोगे 6 और 3 आ जाएगा। और वहां कितना बचेगा? 1/13 बचेगा। जब 13 से डिवाइड करके बताओ कितना आता है ना? हाँ, फटाफट बता दोगे कितना आएगा? 1.29, ठीक है, हमने 1.3 मान लिया इसको, चलेगा। जीरो लगा लो, कितना आ जाएगा? एक सेकेंड। ठीक है, देखो, हमें जो एयर की डेंसिटी चाहिए थी हमने वहां पुट करी, इसकी वैल्यू हमने निकाली, रूट से बाहर इतनी आ गई। अब अगर मैं 13 को भी रूट से बाहर निकाल लेता हूं तो कितना आएगा? पहले रूट से बाहर निकालो, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। चलो बता दो 13 की क्या वैल्यू आएगी रूट से बाहर निकालें। मैंने तरीका सिखाया था ना आपको। हम अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन अगर अंदाजे से लगाएं तो कितनी बनेगी? हम कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 13 जो है वो 16 के करीब है, तो 3.6 के अराउंड इसकी वैल्यू आएगी। निकालें, चलो आ जाओ। तो 16 माइनस 3 कर लेते हैं, है ना। 16 का 4 होता है, -3 डिवाइड में 2 इंटू 4, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 8। तो 4 में से माइनस करेंगे 3/8, और 3/8 कितना होता है बता दो फटाफट से। 8 4 है, ये अराउंड 4 के आसपास आ रहा है, 0.4। तो 8 4 में से अगर 0.4 माइनस करोगे, ये 0.3 करके आएगा ना, तो ये 3.6 के अराउंड वैल्यू आ रही है। 3.6 3.65 इस तरह से कुछ उसकी वैल्यू आएगी। ओके ना। तो रूट से वैल्यू बाहर निकालोगे तो ये अराउंड लगभग 3.6 के अराउंड आ रही है। तो इसको यहां लिख लो और पॉइंट हटा के यहां 0 लगा लो। जरा डिवाइड करके बता दो कितना आने वाला है यार। अब कितना आएगा फटाफट बता दो। 36 3 जा होता है ना, हम 2 जा करेंगे, ठीक है, आ जाएगा। कितना होता है 36 3 जा? तो 108 होता है ना, तो 3 से कम ले लो। हम इसको 2 के अराउंड कर लेंगे, फिर 9 के अराउंड आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 72, माइनस करेंगे फिर वहां वैल्यू आएगी। तो लगभग ये आ रही है 0.28 करके, है ना, 0.28 इतने अराउंड, 28 29 इसके अराउंड वैल्यू आएगी। तो जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 0.28। अब ये जब 0.8 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड, ये आएगी वैल्यू। तो ये स्पीड ऑफ साउंड है। ये क्या है? साउंड की स्पीड जो न्यूटन ने निकाली एयर में कैलकुलेशन से। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग आती है। देखो, इस बात को आपको लिखना पड़ेगा, ओके ना। ये काम की चीज थी हमारे, हमने हटा दी। यहां हमें इस बात को लिखना पड़ेगा। लिखना क्या, हमें बस समझना है, क्योंकि मैं क्या लिखना है कि राइट द डिस्क्रिपेंसी इन दिस फॉर्मूला। तो पहली डिस्क्रिपेंसी सुनो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 280 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, याद रखना। हम्म इसको बिठा देते थोड़ी से, चलो। हाँ, तो स्पीड ऑफ इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर comes to be around 280 मीटर पर सेकेंड। बट अब डिस्क्रिपेंसी वाली लाइन, लेकिन बट द एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट, बट द एक्चुअल वैल्यू एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, बट द एक्चुअल वैल्यू, एक सेकेंड ना, ठीक है, बट द एक्चुअल वैल्यू
कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट was around 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्चुअल वैल्यू थी। therefore the value according to equation was very less। ये बहुत ही वैल्यू कम थे, ये पहले उसकी कमी आ रही थी। एक्चुअल वैल्यू एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग 330 आ रही थी और जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग थी वो 280 मीटर पर सेकंड आ रही थी, है ना। तो ये पहली कमी निकली। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो कमी तो निकली बहुत सही है, लेकिन इस कमी को दूर कैसे और किसने किया? ये काम किया था लैपलेस ने। इसलिए हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लैपलेस करेक्शन होगा। लेकिन क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, समझो। जब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तो रेयर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का जो रीजन चल रहा होता है, इसमें ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। इतनी फास्ट होती है कि जो हीट ट्रांसफर होती है ना एयर के मॉलिक्यूल्स में, वो समय मिल ही नहीं पाता है। तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी बात, एयर जो है वो इंसुलेटर होता है ना। इसलिए हीट ट्रांसफर कैसे होगी, ये भी बड़ी बात है। तो न्यूटन ने जो अजम्पशन ली थी कि हीट नेबर में ट्रांसफर होती है, एयर में ट्रांसफर होती है, तो एयर में ट्रांसफर होती है इसलिए टेम्परेचर सेम हो जाता है हर जगह, आइसोथर्मल होती है प्रोसेस। लेकिन नहीं सर, प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो पाती है क्योंकि ये प्रोसेस फास्ट होती है और एयर के मॉलिक्यूल इंसुलेटर होते हैं, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है। दैट्स व्हाई इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके ना। सो लैपलेस करेक्शन क्या था? एडियाबैटिक प्रोसेस है ये। साउंड traveled the sound travels in air by adiabatic process। ये देखिए ना, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज सेम नहीं रहता बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वहां कंप्रेशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेयरफेक्शन टेम्परेचर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर ओवरऑल इंक्रीज हो रहता है। ठीक है ना। सो ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है। देयरफॉर लैपलेस करेक्शन, अब वो लिख लो ना, लैपलेस करेक्शन, लैपलेस की करेक्शन वाला जो फॉर्मूला था, उन्होंने इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करी नई, और वो टर्म थी गामा। बाकी सब सेम। ये जो गामा है ना, ये जो गामा है, ये एक रेशियो होता है Cp by Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, Cp by Cv, ठीक है, देख लेना Cp by Cv है, आई थिंक ये Cp या फिर Cv by Cp, लेकिन इसमें हमें मैटर नहीं करता क्योंकि हमें ये मेंशन अभी नहीं करना है। एनीवेज, ये थी वो करेक्शन। अब जब वैल्यू यहां ली गई वो एक्चुअल में करेक्ट आई थी, तो जब इसके वैल्यू को गामा से मल्टीप्लाई करा तब जाके वो इसके अराउंड वैल्यू आई थी। सो दिस वाज लैपलेस करेक्शन फॉर्मूला। ओके ना, बात समझ में आई क्या यहां पर? चलिए फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है। डॉपलर्स इफेक्ट कैसा होता है? तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम एक जगह खड़े हैं शांति से, एक कार वाला या बाइक वाला हॉर्न बजाते हुए हमारे जब आगे से निकलता है तो जो साउंड में वेरिएशन है वो हमें फील होता है। जब हमारे करीब आता है हमें साउंड तेज सुनाई देता है, जब दूर जाता है साउंड कम सुनाई देता है। सुनाई देता है क्या मतलब है? एक्चुअल नहीं है क्या? नहीं, वो एक्चुअल नहीं होता। ठीक है ना, जो एक्चुअल साउंड बन रहा होता है वो डिफरेंट है, जो हमें सुनाई दे रहा होता है वो अलग होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए, अ ट्रेन विसल्स जनरेट साउंड, तो ट्रेन ने सीटी बजाई, है ना, वहां से साउंड बना, उससे वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, और जब साउंड हमारे करीब आता है तो वो फ्रीक्वेंसी हमें फास्ट सुनाई देती है, दूर जाता है तो वो हमें
फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देती है, इसलिए साउंड हमें अलग अलग तरह से सुनाई में आता है। ओके ना? तो यहां पर क्या है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी गिवन कितनी है, 480 हर्ट्ज। इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, हम शांति से खड़े हैं भाई, एंड द ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स यू, और जो सोर्स है, जो साउंड पैदा कर रहा है, भाई साउंड पैदा करने वाले को सोर्स बोलते हैं ना, तो ट्रेन हमारी तरफ बढ़ रही है at 30 meter per second. So this is the speed of source which is 30 meter per second. What frequency will you hear? तो जो हमें फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो अपरेंट होती है, हमें ये निकालनी है। और बोला है कि स्पीड ऑफ साउंड, सोर्स और साउंड एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूं, सोर्स को v, स्पीड ऑफ साउंड vs। दिस वाज 340 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और डॉपलर इफेक्ट में इसका एक फेमस फॉर्मूला है, और जिनको पता होगा उन्होंने इस क्वेश्चन को मेरे से पहले अभी सॉल्व कर दिया होगा, है ना? सो यहां पर जरा फॉर्मूला लिख लो। वी नो कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, ओरिजिनल का कुछ पार्ट होती है, कितना, डिवाइड में v प्लस माइनस ये होती है। ऐसा कुछ होता है क्या? देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो हमारे पास ऊपर, ये हमारे पास एक्चुअल में स्पीड होती है सोर्स की, फिर हमारे पास जब ट्रेन खुद चल के आ रही होती है तो वहां पर हम लगाते हैं माइनस में स्पीड ऑफ साउंड। ऐसा क्यों करते हैं? तो सुनो, जब सोर्स हमारे तरफ आएगा, सोर्स की स्पीड, तो उसमें क्या होगा, देखो बहुत अच्छे से समझना बात को। देखो ये क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स, ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। बोलो हाँ कि ना, है ना? हमारे पास v क्या है, जो सोर्स हमारी तरफ चल के आ रहा है। अगर सोर्स की स्पीड ज्यादा होगी तो हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई आएगी, और साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात कर दो, हम थोड़ा फॉर्मूले को रिवर्स लिख दिया, एक बार ठीक कर लेते हैं इसको। ये साउंड की स्पीड माइनस में सोर्स की स्पीड, है ना? इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखो, लिखो, देखो क्या ये फॉर्मूला ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो फटाफट से फटाफट। चलिए चलिए भाई, देखो अब आपने इसमें वैल्यू रख के फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया होगा। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी को अगर कैलकुलेट कर लें अपन, तो हमारे पास ओरिजिनल कितनी है, 480 हर्ट्ज, है ना? अच्छा, साउंड की कितनी है स्पीड, 340, डिवाइड में 340 माइनस जो सोर्स है वो कितनी स्पीड से आ रहा है, 30 की स्पीड से आ रहा है। तो फटाफट बता दो क्या वैल्यू आएगी, 480, और उसको सॉल्व करोगे तो 340 डिवाइड में 310, कितना आ रहा है आंसर? देखो इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 31 डिवाइड में 34, तो ये आ जाएगा 31.9 के अराउंड आ रहा है ना, 1.09 के अराउंड। ठीक है, ये ले सकते हैं अपन 1.09 के अराउंड। तो यहाँ पर अपने को वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 480 में अगर हम 1.09 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको एक बार फटाफट से कैलकुलेट करके प्लीज बता दो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके। चलो देखते हैं एक बार कितना आ रहा है। अभी टाइम ज्यादा नहीं है ना हमारे पास, अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो पूरा करना पड़ेगा। ये आ रहा है 523.2 करके, चेक करो क्या आपका भी ये आ रहा है 523 हर्ट्ज, या 524 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ये आंसर आना चाहिए आपका भी, देख लो प्लीज एक बार ध्यान से। तो लगभग ये जो आंसर है ये 523 हर्ट्ज के आसपास आ रहा है, और इसको हम इतना छोड़ सकते हैं। ओके ना, 523, 524 या फिर 525 के अराउंड भी आ सकता है इसका आंसर। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, जो ऊपर वैल्यू रखी है वो किसके लिए, सोर्स, और यहाँ पर हमने इसको फिर माइनस किया है, गॉट इट ना? क्योंकि हमारी तरफ सोर्स चल के आ रहा है तो ये वाला फैक्टर हमेशा कम होगा ऊपर वाले के मुकाबले, दूर जाएगा तब यहाँ पर हमारे पास प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो आगे देखो जरा। अब ये क्वेश्चन है फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ स्टैंडिंग वेव।
अब स्टैंडिंग वेव कहां पर है? स्ट्रिंग के बोथ एंड पर। जिस तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्टैंडिंग वेव की। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, जैसे कि ये यहां पर क्या बात बोल रहा है? कंसिडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड एंड। अगर दो एंड फिक्स है, जैसे ये और ये, आपने जब वेव को जनरली देखा होगा तो कैसी बनती है? ऐसे करके ना। तो जो पॉइंट ये बनते हैं, ये बनते हैं, ये बनते हैं, जहां पर उसका ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं अपन? नोड्स, है ना। और जो पॉइंट पे मैक्सिमम होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड। क्लियर है? अब मुझे एक बात बता दो, दो लगातार नोड जो आ रहे हैं उनके बीच में कितनी वेवलेंथ होती है? कि सर पूरी वेवलेंथ होती है लैम्डा। दो दो जो नोड बनेंगे उनकी लैम्डा बाय 2, या फिर दो एंटी नोड बनेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? लैम्डा बाय 2। चाहे वो लगातार नोड हो या लगातार एंटी नोड हो, उनकी बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होती है। ओके, चलो, अगर ये बात समझ गए हो तो जरा उधर देखो जरा ध्यान से। अब अगर हम एक स्ट्रिंग ले, उसको ऐसे प्लग करें, उसमें एक वेव जनरेट होगी। अगर दोनों तरफ से वो एंड फिक्स हैं तो वो वेव ऐसे बनेगी। स्टैंडिंग वेव है ना, ऐसे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं इसे अपन, फर्स्ट हार्मोनिक। ये एग्जाम में ऐसा बना लेना। ओके। अगर ऐसा केस है जो निकालने के लिए बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है स्पीड के साथ? आप बोलेंगे सर कि स्पीड इक्वल्स टू में फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालोगे तो स्पीड डिवाइड में वेवलेंथ। सही है ना बात? तो स्पीड ऑफ साउंड अपने को पता है क्या कहां पर है? ये एयर में ना, क्योंकि स्टैंडिंग वेव जनरेट हुई है। ओके, तो अपने को स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? सर स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, एक स्ट्रिंग के लिए रूट में T/m, ऐसा कुछ होता है ना। बिल्कुल। तो ये स्ट्रिंग का फॉर्मूला यहाँ पर हम ऐसे जनरेट करते हैं। स्पीड, कौन सी स्पीड? जो यहाँ पर पैदा होगी, यहाँ पर साउंड की स्पीड है ना स्ट्रिंग में, जो वेव बन रही है इसमें ना। ठीक है, आज सेंडिंग वेव इज जनरेटेड ऑन द स्ट्रिंग ड्यू टू, ठीक है, तो जिसमें स्पीड का फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम, अगर स्पीड अपने को पता है तो हमें वेवलेंथ निकालनी है फर्स्ट हार्मोनिक की। क्या वेवलेंथ होती है? तो देखो ध्यान से एक रिलेशन, इसकी जो लेंथ है वो क्वेश्चन में इसने बोल दी है वो एल लेंथ है। तो एल की लेंथ में कितनी वेव बनी है? आप बोलोगे सर दो नोड के बीच में लगातार लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 2L। आ गई नहीं आ गई? बिल्कुल। नाउ फ्रीक्वेंसी अगर निकालोगे तो क्या आएगा? स्पीड कितना है? रूट में T/m, और लैम्डा की वैल्यू डिवाइड में, डिवाइड की जगह यहां पर लिख लो 1/2L, है ना लैम्डा। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है इसलिए ऐसा आया। सेकंड हार्मोनिक अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे? तो आंसर इस तरह से बनेगी वेव, ये बनेगी। और अगर थर्ड आ जाए तो ऐसे बनेगी। ये इस तरह से, इस तरह से, ये ऐसे, है ना, ये इस तरह से। तो यहां पर देख लो, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, है ना। ये दो डब्बे, ये तीन डब्बे, वहां पर एक डब्बा। ओके ना, तो ये हमारे पास आ चुका है। क्लियर? चलो आगे देखो। अब ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ टू सुपरपोज्ड वेव्स से है, टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो दो वेव हैं जो सुपरपोज कर रही हैं, उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। सुपरपोज करने का क्या मतलब होता है? तो सुनो, जब एक वेव ऐसे आ रही हो, दूसरी वेव ऐसे आ रही हो, जब एक स्क्रीन पर मिलेंगी तो उनका एक नेट वेव बनेगी। या तो वो ऐसी हो सकती है, या फिर वो वेव ऐसी हो सकती है, या फिर ऐसी, यानी वो वेव खत्म भी हो सकती है, वो वेव बन भी सकती है। ओके, जब दो वेव सुपरपोज करती हैं एक दूसरे को अलग अलग। नेक्स्ट उसके आगे क्या है? सो दैट इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, तो इंटेंसिटी को शो करना कुछ ऐसा। A1 A2 क्या इसके एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड हमें दिए हुए हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर देखिए y1, यहां से लिखना, ठीक है, आंसर से। नाउ
लेट्स, है ना, लेट कर रहे हैं अज्यूम कि y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव है, दोनों सुपरपोज करेंगी, उनकी एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। साइन, देखो क्या बन रहा है फॉर्मूला, मैं लिखता हूं दोबारा से, a2 साइन, फ्रीक्वेंसी सेम है ओमेगा टी, लेकिन इनमें फेज डिफरेंस है, इन्होंने डेल बोला, डेल, ये फेज डिफरेंस है। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अभी जब सुपरपोज करेंगी तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी वेक्टर के तौर पे। अगर ऐड हो रही हैं तो इनसे मिलने वाली एक नेट वेव बनेगी इस तरह से, ठीक है। और जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज, नेक्स्ट दूसरी वाली वेव a2 साइन ओमेगा टी प्लस लैम्डा, ये बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल। तो ये हमारे पास दो वेव ऐड हो चुकी हैं। अब जरा ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे अपन, फिर से देखो। ओके, विजिबल है ये? ठीक है, विजिबल है ना? हाँ। अब ऐसे में हम इसका एक फॉर्मूला ओपन करेंगे, देखो ध्यान से कैसे। ये तो सेम रहेगी भाई, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, लेकिन वो वाली में एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। और वो क्या, देखो a2 सेम है, लेकिन साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है साइन a कॉस b प्लस कॉस a, ये a है और ये b है ना, कॉस a साइन b। क्या यही फॉर्मूला होता है? बिल्कुल। तो a2 की मल्टीप्लाई कर लोगे, देखोगे ध्यान से, क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, बोलो। आपको मिलेगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस, ये वाले में आपको तीन चीजें, एक तो देखो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, a2 देखो ध्यान से, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट है, डेल्टा लिखा है ना। इनका जो फेज डिफरेंस है कैसा है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो कांस्टेंट वाले एक साथ लिख लो, कॉस और डेल एक साथ लिख लो, ओके। नेक्स्ट साइन ओमेगा टी इस तरह से लिख लो बाद में। तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा कांस्टेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड, जो इनका एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा। उसके आगे क्या है, a2 मल्टीप्लाई करोगे, a2 एक गलती क्या हमने ऊपर कर दी फॉर्मूले में, ठीक, ठीक कर लो उसको, cos a sin b, दैट इज दिस, ओके ना। तो a2 अब साइन डेल्टा पहले लिख लो, फिर cos ओमेगा t, ये बनेगा, बोलो हाँ कि ना। अब ऐसे में साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये दोनों पार्ट में से कांस्टेंट ले सकते हो, तो एम्पलीट्यूड इनका ऐड होके क्या बन जाएगा, बोलो जरा ध्यान से, कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसमें एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड से निकालेंगे इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन अपने को ये पता है, ठीक है ना। और जब दो वेव जुड़ रही हैं तो उनके डिस्प्लेसमेंट से एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड निकालेंगे देन इंटेंसिटी। बात दिमाग में आ रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? हाँ चलो देखो, तो इनमें से अगर साइन ओमेगा टी कांस्टेंट ले लें तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा a1 a2 cos डेल्टा, ये बन जाएगा a1 फिर प्लस a2 cos डेल, और साइन ओमेगा टी इनका कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट वो तो सेम रहेगा क्योंकि इनमें से तो कॉमन आ गया, ये प्लस है, वो वाले भी थर्ड, तीन क्वांटिटी है तो उसको सेम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आ जाएगी a2 साइन डेल, जो इनका फेज डिफरेंस है, उसके बाद cos ओमेगा टी, ऐसे कुछ होगा। अब ऐसे में जो रिजल्ट यहां आया है, मैं उनको एक बार मार्क कर देता हूं, जो हमें लेट करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा एक एम्पलीट्यूड, दो वेव जब जुड़ रही हैं तो ये पूरा उसका एक एम्पलीट्यूड बताता है a1, और ये बताता है a2। अब ये दोनों एम्पलीट्यूड कैसे हैं उसके हिसाब से मान के चले कि एक वेव ऐसे है, एक वेव ऐसे है, जब दोनों मिलेंगी तो उनका एम्पलीट्यूड ऐसा बनेगा। तो ऐसा बन सकता है a1 a2 जोड़ के, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड। बाकी फेज डिफरेंस तो अपने लिख दिया है,
कॉस डेल और साइन ओमेगा टी हमने लिख चुके हैं यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी का पार्ट। तो हमने यहां से देखा, नोट किया कि सर A1 जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड ही तो है दोनों वेव का मिलाकर, और इस A1 को जो पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड आया है एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम अपने मर्जी से एक नंबर दे सकते हैं, और वो इसमें नंबर दे सकते हैं a cos थीटा, क्योंकि यहां पर cos की टर्म है तो हमने cos थीटा लिया है। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों लिया है ना? देखो ध्यान से, जब हमारे पास जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं या कुछ भी, तो उसमें कई बार दो कांस्टेंट एक साथ आते हैं और हम ऐड करके उनको एक ही बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। हमने दो को एक क्यों लिखा? ताकि वो एक शॉर्ट फॉर्म में इजी बन जाए, हमें इसकी जरूरत भी है। अभी क्यों है जरूरत, देखो आगे। इनको हमने एक इसलिए बनाया ताकि जब सॉल्व करें तो वो इजिली हमारे पास एक आंसर दे देगा। क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड सेम है, चाहे A1 A2 करो चाहे A2 A3 करो। देखो 3 तो है नहीं, अब जरा A2 लिखो, कितना आएगा? हम जब A2 लिखेंगे तो वो आ जाएगा A2 साइन डेल, ये आ जाएगा। अब आप एक चीज देखो भाई, चाहे एम्पलीट्यूड यहां हो चाहे वहां हो, दोनों के दोनों ऐड हुए आपस में, तो जो इनका एम्पलीट्यूड है हम उसको मिला के एक साथ लिख सकते हैं A साइन थीटा। सर हमने यहां भी A माना यहां भी A माना, देखो कॉस और साइन का बात तो समझ में आ गई, यहाँ कॉस यहाँ साइन हमने उस तरह से रख दिया। A यहाँ पर क्यों? क्या हमने A इसको माना है? नहीं, हमने पूरे को एक साथ ऐड करके A लिया है। तो जब ये पूरी एक वेव बनेगी तो क्या दो वेव बनेगी? नहीं, बनेगी तो एक ही वेव ना, और एक ही वेव में हम जानते हैं कि सर एम्पलीट्यूड एक ही होता है, तो इसलिए A और A माना है अपन ने। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसमें इस तरह से स्क्वायर की टर्म लाने के लिए हम A1 A2 को ऐड करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन आगे बहुत बड़ी पड़ने वाली है। देखो समझ लो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ये आपके 12th में भी थी इसलिए बोलो समझ लेना। अब देखो, नाउ इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। नाउ एडिंग, ना स्क्वायर, नाउ डूइंग स्क्वायर, ना स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग 1 and 2, 1 and 2 एंड एडिंग। तो हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा सर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस राइट हैंड से राइट हैंड ऐड होगा तो ये बन जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, ये तो इसका स्क्वायर कर लो, A1 प्लस A2 कॉस डेल का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म है, अलग अलग नहीं मानना कि A का A1 का स्क्वायर फिर A2 का, पूरी ये एक ही टर्म है। ठीक है ना, याद रखना। प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर हमने डायरेक्ट कर दिया, यहां पर हमने फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। देखो यहां से तो हमें साफ साफ पता है कि सर A स्क्वायर कॉमन आएगा और ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम यहां से A स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं। वहां क्या होगा? फॉर्मूला ओपन कर लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पहले लिख लो, चलो है ना, B स्क्वायर प्लस 2 A B, B हो चुका है पूरा। अब देखो कॉस डेल के साथ प्लस A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से एक चीज को ध्यान देना, इसको और इसको दोनों में A2 स्क्वायर है, और जब दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या हम इसको A स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं कि A1 स्क्वायर और इन दोनों का रिजल्ट A2 स्क्वायर, और ये वाला सेम A1 A2 कॉस डेल, लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल सर, कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट उसके आगे देखिए, हमें अच्छे से रिलेशन पता है कि I इक्वल्स टू A स्क्वायर होता है ना, तो A स्क्वायर की जगह पे I लिख सकते हैं, तो नीचे लिख दो। चलो ठीक है, लिख देते हैं अब। तो I इक्वल्स टू, हमें एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें वही बोला प्रूव करने के लिए A1 A2 की फॉर्म में।
प्लस ये वाला टर्म 2a1a2 cos del। तो आपकी इससे रिवीजन हो गई होगी अगर आपने पहले अच्छे से किया है तो। नहीं किया है तो देख लो हमने कैसे कैसे स्टेप लेकर आए और ऐसा हमने इन दोनों वेव को क्यों किया। साफ साफ बोला है कि दोनों सुपरपोज करती हैं। सुपरपोज का मतलब उनके डिस्प्लेसमेंट का हमें वेक्टर सम करना पड़ता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाई, उनको ऐड किया। अब इसमें हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस की बात कर रहा है, तो इसलिए हमने डेल लिख दिया। अच्छा, लिखने के बाद जब इसमें फॉर्मूला लगा तो हमने लगा दिया फॉर्मूला, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया, जब ऐड किया जो कॉमन आया हमने इसको इस तरह से बनाया। फिर हम जानते हैं कि जब ये वेव एक बन जाएगी तो इनका एम्पलीट्यूड a1 और a2 हम ले सकते हैं, और दोनों का कॉमन एम्पलीट्यूड a मान लिया, क्योंकि एक ही वेव बनेगी, वो भी एम्पलीट्यूड a वाली। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। हाँ, अब देखो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट रहा था कभी। मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली और आपको सिखाना चाहता हूं मैं। देखो असल में हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार आइंस्टाइन की रिलेटिविटी हमने पढ़ी होगी उसमें, अगर आपने तो वहां सीखा होगा, देखा होगा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर हमने यूज किया था, वो भी आइंस्टाइन से बहुत पहले किया था। यहां पर दो पर्सन थे, अल्बर्ट माइकलसन और ईडब्ल्यू मोरले, तो दोनों ने मिलकर ये काम किया था। यहां पर दोनों को अलग अलग काम था, वो हम क्या काम क्या था वो नहीं जानेंगे अभी, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है, तो आंसर है इंटरफेरेंस के बेस पर। इंटरफेरेंस कब मिलता है, जब एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट दो भाग में बंटकर वो सुपरपोज करती है, और यहां पर ये काम हो जाता है। बेसिक एक्सपेरिमेंट कैसा दिखता है, बेसिक सेटअप ऐसा दिखता है कि एक लाइट का सोर्स होता है ना, लाइट सोर्स या फोटोन सोर्स, कुछ भी बोलो। यहां से एक बीम ऑफ लाइट निकल रही है, उसके बाद यहां पर एक बीम स्प्लिटर होता है, उसको मिरर बोलते हैं हम। वो मिरर एक तरफ से पॉलिश्ड होता है, ठीक है, ये एक तरफ से पॉलिश्ड होता है, सिल्वर पॉलिश करके रखते हैं। क्यों होता है पॉलिश्ड अभी आपको बताता हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन एक तरफ से पॉलिश्ड होता है ये। उसके बाद बहुत बेसिक सेटअप बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनते जाना। फिर हम ना दो मिरर लेकर रखते हैं, एक मिरर यहां पर, एक मिरर जस्ट इसके पैरेलल, एक मिरर जस्ट इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से दो मिरर लेके रखते हैं। फिर बीम स्प्लिटर से एक लाइट आगे की तरफ जाती है और एक लाइट इसके परपेंडिकुलर जाती है, ओके ना। अगर ऐसा होता है, जब दोनों लाइट वापस टकरा के मिरर से आएंगी, तो मिरर से टकरा के आते वक्त ये ऐसे आती है नीचे की तरफ, ओके ना, ये वाली ऐसे आती है। तो पॉलिश सरफेस क्या करती है, इसको आगे नहीं जाने देती, बल्कि इन दोनों वेव को सुपरपोज कराती है, और दोनों कॉमनली एक टेलीस्कोप में ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो हमें यहां पर फिर देखने को मिलता है कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, और ये फेज डिफरेंस हमें कैसे भी रीजन से मिल सकता है। वो आंसर कैसे मिल सकता है, हो सकता है इसकी लेंथ एक्यूरेट ना नापी गई हो, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में ये लेंथ एग्जैक्टली एल रखते हैं और ये भी इसके इक्वल रखते हैं एल, मिरर से डिस्टेंस पे ना। बीम स्प्लिटर से ये दोनों मिरर इक्वल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो इनका ऐसे में फेज डिफरेंस 0 आना चाहिए। लेकिन कुछ फेज डिफरेंस हम मानते हैं कि फिर भी आ रहा होता है नेचुरली, उस सेटअप की कुछ थोड़ी बहुत एरर, क्योंकि उस एरर को हम फिक्स नहीं कर सकते। फिजिक्स में बिना एरर के कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं, कितना भी एक्यूरेट कर लो। तो अगर उसमें कुछ भी फेज डिफरेंस आ रहा होगा, इंटरफेरेंस बन रहा होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, ऐसा होगा, मान के चलो उसमें सर्कुलर रिंग बनती है ना, इस तरह से, जैसे मैं लिख के बताता हूं, उसमें इंटरफेरेंस बन रहा होगा इस तरह से, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट नेचुरली, ठीक है ना, डार्क ब्राइट नेचुरली। अब अगर इसके लेंथ में आगे पीछे डिफरेंस आया या ऊपर से आया, तो इनमें लेंथ में अगर मतलब लेंथ में कैसे आ सकता है डिफरेंस, तो आंसर है ये सेटअप अगर इस हवा में रखे हमारी अर्थ पर, तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट 2015 में मिला था, जिससे हमने ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की थी, और उस वेव कैसे बनी थी, वो ब्लैक होल के मर्ज होने से या कोई भी सुपरनोवा होता है उससे बन सकती है। तो जब वो हुआ तो ये मिरर की जो लेंथ है वो आगे पीछे हल्का सा मूव किया था, और इसके मूव करने से ये जो पाथ है वो छोटा पड़ गया था, तो लाइट जल्दी गई जल्दी आ गई। और ऐसे में क्या हुआ, अब नॉर्मली लाइट यहां से 10 सेकंड ले रही थी, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, लेकिन जब पाथ छोटा हो गया तो इस लाइट ने यहां से यहां तक केवल 5 सेकंड लिए मान लो, और इसने 10 सेकंड ही लिए।
तो यहां पर टाइम की वजह से कुछ फेज डिफरेंस अलग आया। वो कैसा आया? ब्राइट डार्क इस तरह से आया। तो हमें पता लग गया था कि जरूर कोई ऐसी वेव है जो इनको आगे पीछे डिस्टर्ब कर रही है, जिससे इंटरफेरेंस में डिफरेंस बना था, उनके पैटर्न में डिफरेंस आया था। लेकिन जब हम अच्छे से इसकी स्टडी करते हैं कि अपने लैब में हमें पढ़ना है, तो लेबोरेटरी के हिसाब से हम इसको अब देखेंगे जो आपको एग्जाम में लिखना है। लेकिन सेटअप का सोर्स ऐसा ही है, बेसिक। ओके ना? चलो थोड़ा सा बस चेंज कर लेते हैं इसके अंदर। मैं जो यहां बताने जा रहा हूं, देखो डायग्राम तो बनाना ही है आपको, पहली बात है ना। तो एक लाइट का सोर्स है अपने पास, लाइट सोर्स ना, ये लिख लेना आप चाहे तो, लाइट सोर्स। फिर जब यहां से एक लाइट निकल रही होती है, तो एक बीम स्प्लिटर बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सावधानी से 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस किया होता है। कहां से 45? तो जो लाइट जा रही है उसकी डायरेक्शन से 45 एंगल पे इसको रखा होता है ना। और अभी बताता हूं एंगल कहां होता है। मिरर एक तो इसके पैरेलल होता है और एक इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। जब लाइट आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होती है, क्योंकि बीम स्प्लिटर में अभी हमने देखा था कि यहाँ पॉलिश सरफेस होती है, ताकि जो लाइट है वो टकराने के बाद वापस पीछे ना जा सके, वो दोनों एक ही जगह पर सेंड करी जा सके। तो यहां से ये लाइट यहां जाती है, ये यहां जाती है। अब आपको एक चीज पता है सर साफ साफ कि मिरर की डिस्टेंस कितनी ली जाएगी? तो आंसर है ये डिस्टेंस एल की ली जाएगी। ये एंगल 45 का हम इसको रखते हैं, मिरर का एंगल थोड़ा टिल्ट करके, और ये डिस्टेंस भी एल ली जाती है। ओके ना? ऐसा केस बनता है। अच्छा, अब ऐसे में देखो, जैसे कि मान चलो लाइट ऐसे आ रही है, तो हमने इसको ऐसे रख दिया, तो यहां से 40, अगर ऐसे रख देंगे तो 90 डिग्री पे, ऐसे रखा हमने तो 45 डिग्री पे। ओके ना? अच्छा, अब सुनो बात ध्यान से, बहुत ध्यान से बारीकी से सुनना। देखिए, पहली वाली लाइट, जब एक लाइट की हम बात करते हैं, तो ये लाइट यहां पर आती है, और इस बीम स्प्लिटर की जो लेंस किसी ना किसी, देखो मिरर से तो बना ही है ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर भी कहलाता है। तो इस मिरर की वजह से यहां पर एक बार रिफ्रैक्शन होता है, तो लाइट आगे जाती है। कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ? एक बार। और वहां कितनी बार होता है? देखो यहां पर लाइट यहां से गई, ठीक है, टकरा के आई, तो अंदर ना जाने की बजाय वो यहां से टकरा के सीधा टेलीस्कोप में आती है ना। थोड़ा सा इस तरह से रखा है ये। इसके साथ क्या होता है सर, यहां पर लाइट एक बार आई, ठीक है ना, फिर यहां पर देखो, दोबारा सुन ध्यान से, पहले वाले के लिए लाइट एक बार आई, फिर वहां से सीधा पार चली गई, लेकिन ये वाली एक बार आई, फिर इसकी विड्थ से पार जाती है दो बार, फिर टकरा के वापस आती है, इसी में से पार होना पड़ता है तीसरी बार। फिर जब पार होके इस पॉलिश सरफेस पे पड़ती है ना, सिल्वर वाली प्लेट पे, तब वहां से ही नीचे की तरफ आती है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बोलूं, तो वो ये है कि जब हम लाइट को यहां से यहां स्टडी करते हैं, तो यहां पर कम रिफ्रैक्शन होता है, और जब लाइट यहां जाती है तो यहां 3 बार रिफ्रैक्शन हो जाता है। ऐसे में एक गड़बड़ी होती है। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अगर कोई भी लाइट किसी मीडियम में जाती है, ग्लास में, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो यहां पर इनकी ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस एल और एल ले ली, लेकिन जो लाइट के जाने वाली डिस्टेंस है उसमें थोड़ा फर्क आता है। कैसे फर्क? लाइट यहां से यहां गई, वापस आई, इसने लिए 5 सेकेंड, क्योंकि यहां पर एक ही बार रिफ्रैक्शन है, लेकिन यहां पर 3 बार है। लाइट गई, रिफ्रैक्शन हुआ, स्पीड स्लो हुई, देखो पहले आई, फिर यहां से पार गई एक बार, है ना, एक बार दो बार, पहले तो यहां से रिफ्रैक्शन हो गया, दूसरा ये गई, दो बार बाहर आ गई, फिर वापस आती है, तो तीसरी बार इसके वापस अंदर आती है, आने के बाद फिर ये एक टेलीस्कोप में ऑब्जर्व की जाती है। तो यहां पर 3 बार रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको यहीं पर वापस आने जाने में मान के चलो कि 10 सेकंड का डिफरेंस लगता है। ओके, ये डिफरेंस इसमें लग जाता है। अब इस डिफरेंस की हमें भरपाई करनी है। जनरली नॉर्मली ये जो लाइट गई और आई, टाइम में डिफरेंस आने की वजह से यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक तो सेटअप के वजह से, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको बिना इसके स्टडी कर रहे थे, इससे पहले वाला केस जो मैं बता रहा था, वहां पर तो डिफरेंस आ जाता है, उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन
ये जो टाइम का डिफरेंस आता है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि जब ये मिरर आगे पीछे किसी भी वजह से हो, किस वजह से हो, तो लैब में हमारे पास यहां पर एक मूवेबल स्क्रू होता है, उस स्क्रू से हम इस मिरर के डिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। ओके ना, तो वो तो चलो बात की बात है, वो हम कर सकते हैं, तो हमें पता होगा कितना आगे या पीछे किया, तो आगे पीछे करने से हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि फेज डिफरेंस कितना है, इंटरफेरेंस कैसा बनने वाला है। लेकिन जो नेचुरली है भाई, ये फिनोमेना तो नेचुरल है, इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में फिक्स करना है। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं, देखो, इसको फिक्स करने के लिए हम ना यहां पर एक ग्लास की प्लेट और रख देते हैं, ये सरफेस, इसको हम कंपनसेटर बोलते हैं, है ना, कंपनसेटर, जो बहुत बढ़िया से वर्क करता है। अब यहां पर भी 3 बार रिफ्लेक्शन हो जाता है, एक बार तो ये हो चुका है, दूसरी बार अंदर गई है, फिर वापस आती है टकरा के, तो यहां पर भी 3 बार हो जाता है और यहां पर भी 3 बार हो ही जाता है ना। तो पहली बार जब अंदर गई तब बाहर आई तो ठीक है, लेकिन जब टकरा के फिर से आई अंदर की तरफ, तो अंदर आते वक्त की रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर 3 बार रिफ्लेक्शन होता है, तो जो 5 सेकंड पहले लग रहे थे, अब इस कंपनसेटर यानी ग्लास की हेल्प से हमने यहां पर 3 बार रिफ्लेक्शन फिर से करा दिया और लाइट की स्पीड स्लो कर दी हमने। पहले 5 सेकंड लग रहे थे, अब 10 सेकंड कर दिए, यानी कि हमने इसको और ये डिस्टेंस जो हमें टाइम लग रहा था, दोनों को बराबर कर दिया। अब जो हमें रीडिंग मिलती है वो बिना इस ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल एरर की वजह से मिलती है ना। पहले तो ऑप्टिकल डिस्टेंस की वजह से डिफरेंस आ रहा था, अब हमने ऑप्टिकल डिफरेंस फिक्स कर दिया, है ना। अब जो इंटरफेरेंस हम क्रिएट करेंगे वो इस स्क्रू को मूव करके करेंगे, हम इस प्लेट को मिरर को आगे पीछे कर देंगे, तो हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। बात क्लियर होती है कि नहीं। अब एक बात बताओ बहुत ही ध्यान से कि सर इसकी लाइट जो है वो टकरा के वापस आई है ना, इसकी भी लाइट टकरा के वापस आएगी, तो ये दोनों जब टकरा के वापस आएंगी, हमने इसको टेलीस्कोप में ऑब्जर्व किया, किया नहीं किया, बिल्कुल किया। और हम फिजिक्स का एक रूल जानते हैं कि जब लाइट हमारी तरफ आ रही है और हम लाइट को चेज करें 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 करें, तो एक मिरर तो सामने रखा है, दूसरी वाली लाइट कहां से आ रही है ना, दूसरी वाली लाइट कहीं ना कहीं हम ऐसा विजुलाइज कर लेते हैं कि वो मिरर से एक और आ रही होगी, या तो मिरर वो इधर रखा होगा या फिर वो इधर रखा होगा। बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि जब हमने 10th में पढ़ा होगा कि सर ये प्लेन मिरर है ना, और ये रहा, जब हम इसकी लाइट को चेज करते हैं तो क्या होता है, हमें यहां आंखें लगाते हैं, लाइट चेज करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि इमेज कहां से आ रही है, वो इमेज कहीं ना कहीं पीछे से आ रही होती है। सेम केस यहां पर भी, जब दोनों लाइट आई तो हमने जब चेज किया तो एक मिरर तो मिल गया, और दूसरे में लाइट कहां से आ रही है, दूसरे मिरर से। वो कहां मिरर हो सकता है, वो मिरर कहीं ना कहीं पहले वाले मिरर के क्लोज हो सकता है, या तो वो ऊपर हो सकता है या फिर वो नीचे हो सकता है। कितना ऊपर कितना नीचे, तो आंसर है ये डिस्टेंस हमें कहलाती है डी, वो कितनी भी मान सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। और यहां पर जब हम ऐसा देखते हैं पढ़ते हैं, तो हम टेलीस्कोप से ये ऑब्जर्व, हमें इसके बारे में आइडिया भी नहीं, छोड़ दो, हम टेलीस्कोप से ये देख रहे होते हैं कि ये दोनों मिरर की वजह से हमें इंटरफेरेंस क्यों मिला, क्योंकि यहां पर एयर थी और एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स वो बनाएंगे एयर की थिन फिल्म, एयर की थिन फिल्म, जिसकी वजह से लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रही है, और उस एयर की वजह से या थिन फिल्म की वजह से वहां पर जो लाइट आ रही है जा रही है उसमें डिले हुआ, एक मिरर आगे एक मिरर पीछे, हमें ऐसा फील हो रहा है ना। तो ये जो मिरर में डिस्टेंस का गैप है, हम ये मानते हैं कि इसकी वजह से बना यहां पर इंटरफेरेंस। रियल में तो हमें पता है कि एक मिरर यहां पर है और एक मिरर यहां पर है, और हमने स्क्रू से इसको आगे पीछे कर दिया, तो हमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्व किया, ये किया ना हमने। लेकिन जब हम एक्चुअल में इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हम यहां से पढ़ रहे होते हैं कि इनकी डिस्टेंस डी है, और इस वजह से हमें पाथ डिफरेंस या फिर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। लंबी कहानी थी ये, देख लो। अगर ये कहानी आपको कंफ्यूज कर रही हो या फिर डिफिकल्ट लग रही हो समझने में, देखो वैसे तो हम इसको PYQ के नजरिए से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं। लगे कि इसको पूरा जानना है, डिटेल में जानना है, तो कमेंट में मार देना इसको कि हाँ सर पूरा जानना है, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा फिर मैं, और रियल एक्सपेरिमेंट जो किए गए उनके साथ। ओके ना। हाँ, तो अब इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप लिखो। कैसे करते हैं, तो आंसर है, पहले सेटअप को डिस्क्राइब कर दो। वी हैव लाइट सोर्स,
है ना. We have this beam splitter. Okay. Next we have compensator. अब कंपनसेटर का काम क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है. तो कंपनसेटर जो है वो ऑप्टिकल डिस्टेंस में जो डिस्क्रिपेंसी आती है, जो एरर आती है, उसको फिक्स करता है, ताकि वो एरर फिक्स हो जाए कम से कम और रिजल्ट मिले नेचुरल, है ना. जो हम एरर फिक्स करते हैं वो तो हम कर सकते हैं ताकि इंटरफेरेंस को बराबर मिले, ठीक है ना. वी हैव कंपनसेटर, वी हैव टू परपेंडिकुलर मिरर, टू perpendicular mirror as M1 and M2, M1 and M2, M1 and M2. Next, we have one screen or telescope to observe interference fringes. और कैसे बनते हैं सर्कुलर रिंग में, वो तो कैसे ही बने, चलो हमें तो पता ही है इंटरफेरेंस की बात. अब ये वर्क कैसे करता है? सो द आंसर इज बीम स्प्लिटर डिवाइड्स द लाइट in the two path, है ना. one is parallel to the mirror and second is perpendicular to the first light source, light, है ना. so हम ये कह सकते हैं कि beam splitter divides light into two separate entity, two separate source, two separate entity कह लो चाहे तो. one parallel to direction of propagation, जो पहले आ रही है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. देखो जो हमने देखा, हमने पढ़ा, बस मैं वही डेफिनेशन में लिखूंगा इसकी वर्किंग भी. एंड सेकंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना. थर्ड पॉइंट भी डिफाइन कर ले इसको. चलो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं अपन. ये सारी वर्किंग अपने को लिखनी है समझकर, ठीक है ना. ओके. थर्ड पॉइंट क्या है? कंपनसेटर का वर्क लिख लो चाहे तो. देखो शॉर्ट फॉर्म में अपने को करना है, ज्यादा भी नहीं कि फैला दें. कंपनसेटर फिक्स द ऑप्टिकल एरर, है ना. ये ऑप्टिकल एरर फिक्स करता है. और ऑप्टिकल एरर इन डिस्टेंस, ठीक है. ऑप्टिकल एरर इन डिस्टेंस, ये हम लिख सकते हैं. उसके बाद क्या होता है? तो आंसर है कि लाइट, ये लिख लो मिरर का काम. ये लिख लो लाइट स्ट्राइक्स एंड रिटर्न्स बैक पैरेलल टू द डायरेक्शन. और ये लिख दो, पैरेलल की जगह लिख दो रिटर्न्स बैक टू दी, ठीक है, पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन टूवर्ड बीम स्प्लिटर फ्रॉम मिरर M1, है ना. और एक बात और लिख लेना कि जो बीम स्प्लिटर है वो कितने एंगल पे रखते हैं? 45 डिग्री पे. ये कंपलसरी, तभी वो लाइट पैरेलल और परपेंडिकुलर जाएगी. तो इस बात को हम यहां पर कहीं लिख लेते हैं, छोटी सी नोट करके. उसको फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड कर लेना, सेकंड का पॉइंट कर लेना, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से अरेंज कर लेना. तो यहां पर लिख लेना कि बीम स्प्लिटर इज प्लेस्ड at 45 degree angle to the direction of propagation. ओके ना. अच्छा, नेक्स्ट है कि लाइट स्ट्राइक्स एंड रिटर्न्स बैक पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन टूवर्ड बीम स्प्लिटर फ्रॉम M2.
एंड बोथ, इसको आप 5th पॉइंट में इसी का लिख लेना, बस फ्रॉम मिरर M2 लिख लेना, एंड फ्रॉम द सिल्वर पार्ट छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है हमें, एंड फ्रॉम द बीम स्प्लिटर light from the two paths superpose and forms interference which can be observed from telescope, लेकिन एक चीज और इसमें अभी ऐड करनी है, इसमें वो चीज ऐड करनी है कि यहां पर एक पॉइंट और लिखना नोट करके 6th में, दिस हैपेंस बिकॉज वी जस्ट डिस्प्लेस द मिरर M2 बाय सम डिस्टेंस ना, यहां पर जगह नहीं बच रही, वो लिख लेना आप कि दिस इंटरफेरेंस इज फॉर्म्ड बिकॉज इन द पाथ डिफरेंस ऑफ द टू लाइट एंड द पाथ डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय मूविंग द मिरर M2 बाय स्क्रू। ओके, तो इसको हम मूव करते हैं, इस तरह से क्रिएट होता है। और डायग्राम में इस D को डिफाइन कर देना, D इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज ऑफ मिरर M1 एंड M2। इसके साथ मार्क्स अगर और चाहिए तो इसमें जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है 2D cos थीटा, और थीटा इसके बीच का एंगल होता है कि जो मिरर है वो किस तरह से अलाइंड है, क्योंकि मिरर जो है वो ऐसे और ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, अब ऐसा क्यों हो सकता है, वो कैसे भी, देखो डिपेंड करता है कि अगर मिरर को हम बीम स्प्लिटर को किसी और एंगल पर टिल्ट कर दें, वो तो छोड़ो, ये वाला एंगल नहीं है, मिरर को हम कहीं और रख दें, किसी और एंगल पर इस तरह से रख दें, तो लाइट वहां से अलग तरह से जाएगी। तो ये याद रख लेना कि वो ये cos थीटा क्या होता है, जो एंगल हम मिरर के लिए फाइंड कर रहे हैं। चलो पार्ट डिफरेंस वाला बात छोड़ दो, ठीक है ना, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि हमें इतना ही काफी है लिखने के लिए, बहुत ज्यादा हो गया ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या। अब यहां पर है सेम क्वेश्चन, माइकलसन इंटरफेरोमीटर हम वो कर चुके हैं, राइट ना, हाँ हम वो कर चुके हैं। तो अब जो हमने अभी तक किया है इसको देख लो, समझ लो, क्योंकि अभी जो इसकी वर्किंग है अगर आपको लगे कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे बता देना, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में ट्राई करूंगा एक बार और आपको समझाने की। तो आप पर्टिकुलरली कमेंट में लिख देना कि आपको किस किस क्वेश्चन में डाउट लगा है, क्योंकि अभी पता है क्या है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, हम जिस तरह से इसकी वर्किंग समझते हैं वैसे इसमें लिख देते हैं और उसके मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए होते हैं। तो लगे कि सर कुछ डिफिकल्टी है या हमें और जानना है इसके बारे में, तो प्लीज कमेंट में जरूर करना। हमने अभी जितने मार्क्स इसके अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं हमने वो लिखे हैं, ठीक है, 6th वाला पॉइंट जगह नहीं बची, वो बट लिख लेना आप, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे हमें, क्योंकि हमें क्या करना है, वर्किंग को डिस्कस करना था। ओके ना, चलो, तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है पार्ट 2। अब हम रेडी रहेंगे पार्ट 3 के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।